आइए जरा प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं और प्रेसिडेंट से स्टार्ट करते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो देश का प्रथम नागरिक होगा। सबसे पहली बात ये है, अनुच्छेद 52 के अनुसार अगर आप देखिए तो भारत का एक राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि इसके तहत संघ की समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति है वो प्रेसिडेंट में होती है। संघ मतलब केंद्र, और केंद्र की समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत है, वह है आपके प्रेसिडेंट के अंतर्गत। ठीक है, इस अधिनियम का जो प्रयोग है वह संविधान के अनुसार होता है। ठीक है ना, स्वयं या उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 देखेंगे तो इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। देखेंगे हम लोग कि 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी जो कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों का अभी शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जो जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में इसकी विधानसभा में निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल थे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्तदान मतदान होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा इसका जो फैसला होता है वो अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में और बात अगर करी जाए तो देखेंगे हम लोग कि इस आधार पर आप प्रेसिडेंट का अगर कोई चुनाव है और चुनाव अगर आपको लगता है कि पूरा नहीं हुआ है, वहाँ पे लोग पूरे नहीं आए हैं, तो निर्वाचन मंडल अपूर्ण है ये कहकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए कहा गया है कि अगर 2 लोग भी आएंगे तो भी वोटिंग होगी। मतलब विषम से विषम परिस्थितियों में प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो नहीं रद्द होगा किसी भी हाल में। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं के बारे में दिया गया है कि कोई भी राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होगा उसके बारे में बताया गया है। भारत का नागरिक होगा, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, ठीक है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होगा, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवारों के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे कि ये जो भारत के प्रेसिडेंट है इसकी पूरी लिस्ट दी गई है। ठीक है, अब पहली लिस्ट यहाँ पे प्रेसिडेंट में है राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये देख सकते हैं आप, जाकिर हुसैन और वारागिरी वेंकट गिरी है, हो गया मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो गए, ठीक है, फिर वेंकट गिरी हो गए, फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद हो गए, फिर उसका BD जत्ती हो गए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नीलन संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जियाल सिंह, R वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा होगा, KR नारायण हो गए, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कि इनके बारे में कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे जमानत राशि को लेके देखिए, जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना होता है यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो 5 वर्ष तक का उल्लेख है। अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देता है। उपराष्ट्रपति इसकी लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दे देता है, जो कि 56 के दूसरे भाग में बोला गया है। अब अगर 57 आर्टिकल की बात करें तो देखिए इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो कि देखिए मूल कर्तव्य में भी था, के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसे 2026 के पश्चात पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने के लिए निर्धारित किया गया था। अनुच्छेद अगर 59 देखेंगे, 59 का उप पार्ट 1 देखेंगे तो इसके अनुसार यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।
आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपये प्रति महीने है और राष्ट्रपति का जो वेतन है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद अगर 56 का एक भाग देखेंगे तो उसके खाक के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 के 2 के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की हो। ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार की 14 दिन की अग्रिम सूचनाओं के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित हो जाना चाहिए। अगर अनुच्छेद हम लोग 62 का 2 देखें तो इसमें कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति पद की जो रिक्तियां हैं, मृत्यु की राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी जब वो अपना पद त्याग देगा या पद से हटा दिया जाएगा तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्तियां होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र तथा प्रत्येक दशा में 6 महीने के अंदर किसी न किसी तरीके से भर देनी चाहिए। यदि मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे अथवा हटाए जाने की स्थिति में प्रेसिडेंट का जो पद है वो खाली हो जाए तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन संभालेगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। ठीक है ना। और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उसकी जगह कौन संभालेगा? वरिष्ठ न्यायाधीश संभालेगा राष्ट्रपति के कार्यभार को। ठीक है ना। अनुच्छेद 77 में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के समस्त कार्यपालिका की जो कृत है या जो शक्ति है, कार्य है, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति की जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित हैं। अनुच्छेद 86 में अगर देखा जाए तो 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकरण वर्णित होता है। अनुच्छेद 87 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 101 के तहत अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 101 के तहत देखेंगे राष्ट्रपति को दशाओं में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक देगा अथवा विधेयक धन विधेयक के आधार पर पुनर्विचार हेतु संसद को लौटा सकेगा। यदि विधेयक संसदों द्वारा संशोधित साहित्य या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाए और राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाए तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकेगा। वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेना, चाहे जल हो, थल हो, वायु हो, इनका सबका क्या होता है? प्रधान होता है, टॉप लेवल पे अधिकारी होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं इसके बारे में। भारत एक गणराज्य है और इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। अतः जो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज से भिन्न है। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से लिया गया है। तो देखिए इसमें पहला वाला जो है कि ब्रिटिश राज से भिन्न है और दूसरा वाला दे रहा है कि जो अमेरिका के प्रावधान से लिया गया, तो इसलिए आर गलत है और ए बिल्कुल सही है।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का जो राजा होता है वो वंशानुगत होता है। दोनों भिन्न भिन्न है, ठीक है, अलग अलग हैं। भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। अतः ये दोनों भिन्न हैं, इसलिए ए सही है और आर गलत है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। कहा गया है कि भाई कथन का है संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख, ठीक है। और आर के बारे में है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो देखिए संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात एक बार शायद प्रधानमंत्री के बारे में होता तो उसको मानना ठीक था। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। देखिए संविधान में अनुच्छेद नंबर 53 है जो, उसमें संघ कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अतः कथन ए सही है कि संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74 के 1 के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का जो प्रयोग है मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस कारण जो कारण आर है वो गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अभ्यारोपित की गई हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ए विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसके बारे में उसने आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, वो कौन होता है? वो प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। और ए विकल्प इसका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? वो है सी, 53 के अंतर्गत, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका जो शक्ति है वो निहित है, किस में निहित है? प्रेसिडेंट के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो वो है भारत के प्रेसिडेंट में निहित किया गया है। ऑप्शन नंबर हो गया 1। आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला दिया गया संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। बिल्कुल सच बात है। कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, कार्यपालिका की शक्ति। तो देखिए ये वाला गलत हो सकता है, तो ऑप्शन देख लेते पहले। बी इसका बिल्कुल सही है। इसमें इन्होंने कहा है कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है दोनों सही। अच्छा, दोनों सही हैं। कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, ठीक है। देखिए ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, डिफाइन तो नहीं करता है आर, ठीक है। प्रश्न नंबर आते 10 में। सर्वोच्च बलों का मतलब रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित होता है। ये बात बिल्कुल सच है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की जो शक्ति है विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र, ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। संविधान के अनुच्छेद 53 के 2 के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन तो सही है, परंतु कारण गलत है और अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न नंबर 11 है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह निम्नलिखित में से किसके ऊपर लागू होती है? वो है प्रेसिडेंट के ऊपर। नेतृत्व नहीं करता, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव है। भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इस प्रकार प्रश्नगत उक्त राष्ट्रपति पर लागू होता है।
12 हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है। वो होता है अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 55 के 3 के तहत भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षतः भाग नहीं लेती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि जो कथन है वो कारण है। कथन क्या, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है। दूसरा है एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनती है। अब देखिए क्या है, ये आपका हो जाएगा ए सही है, आर सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण भी करता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे किया जाता है। वो किया जाता है एकल हस्तांतरित मत प्लस अनुपातिक प्रतिनिधित्व, मतलब बी और सी। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। पहला देखते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है। इसमें का विधानमंडल के सदस्य होते हैं, पहला सही है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, नहीं भैया ये गलत है। सभी दिल्ली, ये बिल्कुल सही है। दिल्ली और पुडुचेरी में ये भी सब है। देखिए दोनों राज्य के विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल मतलब विधानसभा विधान परिषद, यहाँ के नहीं होते, राज्यों की विधानसभाओं से होते हैं, सिर्फ परिषद के नहीं होते। दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा से होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 16 की तरफ। 16 नंबर का प्रश्न क्या है, हालांकि इसी का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसमें है, आर्टिकल 54 में कहा गया है। क्या कहा गया 54 में कि निर्वाचित मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। इसमें निम्नलिखित सदस्य कौन कौन से आएंगे ये बताया गया। पहले है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, आर्टिकल भी याद रखिएगा 54 है। ठीक है, दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित है। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल नहीं किया गया है। आते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है। वो है दिल्ली और पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर बी। 70 में देखेंगे 17 नंबर में निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सदस्य नहीं है। तो वो है राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी। 17 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं। नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प देखना। देखिए बताना आपको कि कौन कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन, जैसे संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो आपको मैंने अभी बताया है कि 53 के बारे में अभी जस्ट ऊपर बताया था। देखिए ये इसके बारे में था ना। तो संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो पहला वाला ऑप्शन आपका हो गया सही। और तीसरा आपका था संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 53 में इसके बारे में जिक्र दिया गया है। सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, अब केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल तो है, लेकिन राज्यों के अंदर राज्यपाल है, उनके अंदर कंडीशंस थी। ठीक है, उन कंडीशंस की वजह से ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, देखिए कोई नहीं, स्टार दे दिया इन्होंने। ठीक है, ये विवादित था, मतलब ये सही इसके आंसर नहीं होंगे, इसलिए नहीं इसको दिया। प्रश्न नंबर आते हैं 19 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सी सम्मिलित होते हैं। कौन कौन सम्मिलित होता है। सबसे पहले राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। देखिए राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, पहली बात तो ये चीज़ पूछी गई है। तो देखिए इसमें जो पहला वाला है ना, आपको पता है अभी आर्टिकल नंबर 53 का हम लोगों ने जिक्र किया था, उसमें क्या था,
उसमें था कि भाई प्रेसिडेंट का जब चुनाव होगा तो कौन कौन दे सकेगा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य, ठीक है। हाल ही में जो 69वां अमेंडमेंट हुआ है, 71वां जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। अब सब राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य कौन कौन सम्मिलित होते हैं, राज्य संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये बात एक बार इन्होंने यहाँ लिखी, फिर एक बार इन्होंने यहाँ लिखी, फिर एक बार इन्होंने यहाँ लिखी, तो सभी सदस्य तो नहीं विधानसभाओं के, विधानसभाओं में जो सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, सभी सदस्य थोड़ी ना हो सकते, तो यहाँ पे ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर पे आते हैं, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, लोकसभा के चुने हुए सदस्य। अब देखिए, अब इसका चुने हुए सदस्य का मतलब क्या है, चुने हुए का मतलब है निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा, राज्यसभा के चुने हुए मतलब निर्वाचित, राज्य विधानसभाओं में चुने हुए सदस्य, बिल्कुल सही है। विधान परिषद का तो यहाँ रोल ही नहीं है, क्योंकि विधान परिषद कभी आती ही नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 21 में, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वही रिपीटेड क्वेश्चन बार बार मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, आर्टिकल नंबर 53 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, कैसे चुना जाता है, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, संसद तथा विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो चुने जाते हैं, इसमें प्रक्रिया ही आधी दी गई है, इसलिए विवादित क्वेश्चन था, ठीक है, डाउटफुल क्वेश्चन था, डाउट था इस क्वेश्चन में, तो इसीलिए देखिए UPPSC GIC ने इसको उसमें नहीं डाला। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, चुनाव प्रकरण के लिए है ही नहीं सही, ठीक है। तो इसका सीधा आंसर देख लेते हैं, क्योंकि बार बार इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वही है कि निर्वाचन मंडल में अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। ये कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 54 में कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ना, वो किसी भी विषम परिस्थितियों में उसको हटाया नहीं जाएगा। कहने का मतलब है विषम परिस्थितियों में भी रहते हुए उस चुनाव को रद्द नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के जो चुनाव है वो एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को भी इसमें शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद को धारण करते हैं। वह अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसका पद ग्रहण नहीं कर लेता। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने पर अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति के चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। अन्य सभी विकल्प सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 1974 में एक याचिका थी और एक सुप्रीम कोर्ट में 1982 में याचिका थी, और इसमें निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर ना तो स्थगित किया जा सकता है, ना ही अवैध ठहराया जा सकता है कि राज्य विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचन नामावली अधूरी है। अब देखिए, विधानसभा भंग भी हो जाएगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं देंगे उस विधानसभा के लोग, ठीक है, लेकिन वोट ज़रूर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 24 में, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। देखिए, किया जाना चाहिए 50-50, लेकिन यहाँ पे 20 है, 15 है, 10 है, 5 है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन अधिनियम है 1952, उसमें 1997 में यथा संशोधित के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचक होने चाहिए, जिसमें सांसद और विधायक होने चाहिए का प्रस्ताव होना चाहिए, तथा कम से कम 50 निर्वाचकों में निर्वाचित सांसदों एवं विधायिका द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। 1997 से पूर्व प्रस्तावों को एवं अनुमोदकों की जो संख्या थी वो 10 थी। प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं कि इन कथनों पर विचार करना है, ठीक है, विचार करके आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें बिल्कुल सही होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कि भारत में राष्ट्रपति जो चुनाव है, ठीक है, भारत में जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव है उसके निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में एक फॉर्मूला लगता है। वो फॉर्मूला क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। देख लीजिएगा, दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है।
और दूसरे नंबर का फॉर्मूला क्या है ज़रा देख लेते हैं कि एक निर्वाचन संसद सदस्य के मत का मूल्य बराबर होता है सभी निर्वाचन विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान निर्वाचित सदस्य संसद की कुल संख्या। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका होता है वो अनुच्छेद 55 में वर्णित है, जिसके अनुसार केवल विकल्प बी सही है। विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों के मत का जो मूल्य होता है वो बराबर होता है राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000। ठीक है, उपयुक्त सूत्र में यदि शेष 500 से अधिक है तो मतों के मूल्य में 1 जोड़ दिया जाएगा, जबकि इसमें कम होने पर उसे नहीं गिना जाएगा। साथ ही यहाँ जनसंख्या से तात्पर्य अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण के अनुसार है। वर्ष 2026 के पश्चात पहली जो जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने पर 1971 की जनगणना अभिनिश्चित जनसंख्या से है। संसद के निर्वाचित सदस्यों के मतों का जो मूल्य है वो सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, अब आते हैं 12वें राष्ट्रपति चुनाव में अगर बात करे जाएंगे तथा वर्ष 2017 में संपन्न 15वें राष्ट्रपति चुनाव में भी 4896 मतदान हुए थे, अतः कथन कौन सा हो गया? थर्ड सही है। ठीक है, प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग सिर्फ 25 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो अगली वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। मेरा यही एक रहता है मोटिव कि ज़्यादा बड़ी ना हो, सिर्फ आधे घंटे की वीडियो जिसको आप पूरा देख पाएँ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द करते हैं 26 से लेकर आगे के जितने भी हैं और उसके बाद का टॉपिक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।